Good morning, all of you. I welcome you back on the session on prototyping model in software engineering. We have already taken a couple of lectures on the process models in software engineering, which includes your linear model, waterfall model, prototyping model, your RAD model, rapid application development, incremental, spiral, evolutionary model. Spiral is a type of evolutionary model. So, and this prototyping model is a type of iterative model. As the name suggests, iterative मतलब जहाँ पे repetition होता है. If you are a C and a C++, already you have learned, तो C and C++ में loops जो होते हैं, while, for, ये iterative loops बोला जाता है इसको, क्योंकि ये कोई भी block of statements को we are repeating them again and again. Okay, so that is why that is called as iterative statement if you reconnect. So that is why prototype is called as an iterative model. तो जहां पे आपको कोई चीज रेपिटेटिवली करनी है वहां पे आप प्रोटोटाइप मॉडल यूज करेंगे. ठीक है, व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग, ये 10 टाइप्स के प्रोटोटाइप्स क्या है, ये सब हम वी विल सी इन आवर टुडेज सेशन. बट जस्ट टू हाईलाइट कि जैसे लास्ट टाइम हमने वाटरफॉल मॉडल देखा था, वाटरफॉल मॉडल हैड अ रिस्ट्रिक्शन कि जहां पे अनसर्टेनिटी इश्यूज आते हैं उस टाइप के एप्लीकेशंस में वाटरफॉल मॉडल आप नहीं यूज कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए. सिमिलरली जहां पे इटरेटिव चीजें आती है वहां पे आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज कीजिए. जब आप सारे मॉडल्स स्टडी कर लेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंपेयर एंड एनालाइज कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के या आपके एम के हिसाब से आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कौन सा प्रोसेस मॉडल आपको यूज करना है. Okay, if these topics are fast to you, please go back to the previous recordings so you will be able to connect, because these are the series of lectures. So to understand one topic, uska previous lecture aapko it would be better if you go through it. But anyhow, we will be covering entirely about the prototyping, the model and the types in this particular session. So let's start. I'm extremely sorry for the background little bit of disturbance, but since the volume of the voice is more, so you would be able to concentrate on the contents itself. जो ये website है, I found it very easy and comprehensive, so I wanted to share with you, and I have also shared the link in the description box and the chat box, so you can also copy it and keep it with you for further reference. So before creating a new product, business begin with an idea. ठीक है, सबसे पहले एक जो आपको हायर भी कर रही है कंपनी, तो उनके पास क्लाइंट्स रहते हैं. क्लाइंट अगर किसी को हायर कर रही है अपने प्रोजेक्ट के लिए तो उनके पास एक आइडिया रहता है. ऑब्वियसली सो मनी इन्वॉल्व्स आइडिया. तो चाहे आपकी खुद की कंपनी हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद बना के बेचते हो, तो वो खुद बना के बेचने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए. ओके, और अगर सपोज आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वो पर्सन के पास आइडिया होगा और वो आपको वो काम आउटसोर्स कर रहा है. सो अल्टीमेटली एनी न्यू प्रोडक्ट बिजनेस बिगिंस विद एन आइडिया. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आज मैं चाहूँ कि मुझे कोई एक नया पेटेंट, जैसे मेरा जो करंट पेटेंट है जो ग्रांट हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग अ सिक्योर्ड पेन ड्राइव. सो पेन ड्राइव एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी कहीं पे भी प्लग एंड प्ले कर सकते हो सकता है कई बार मैं लेक्चर में जाती हूँ और अपना पेन ड्राइव भूल जाती हूँ वहां पे, और उसमें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स भी लोड किए हुए थे, जो अगर सपोज वहां पे मैं भूल गई और किसी स्टूडेंट के हाथ आ गया और उसके पास अगर वो क्वेश्चन पेपर्स आ गए जो उनको नेक्स्ट वीक में उनको खुद वो क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी का सॉल्व करना है, तो मेरा पेपर लीक हो जाएगा. Okay, so I had written this patent on secured pen drive, जहाँ पे उसमें sections रहते हैं कि कुछ folders जो है वो सिक्योर्ड रहते हैं, उसको पासवर्ड के बगैर वो फाइल को ओपन नहीं किया जा सकता पेन ड्राइव में, कहीं किसी के हाथ भी लग जाए तो, और कुछ फोल्डर्स जो है वो ओपन रहते हैं.
अब कुछ फोल्डर्स ओपन इसलिए रखे हैं कि कई बार हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि ठीक है, टेक दिस एंड कॉपी द मटेरियल, इसमें आपको सारे पीपीटीज मिल जाएंगे या मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो आपको इजी रहेगा, थीसिस मिल जाएगा, सैंपल। तो इसीलिए अगर जो अभी के हमारे पेन ड्राइव्स है, दैट्स दे आर नॉट सिक्योर्ड, एक बार किसी के हाथ लग गया तो डेटा चला जाएगा। ओके, सो टुडे पीपल डोंट यूज ड्राइव्स आल्सो, पेन ड्राइव्स आल्सो, दे पुट देयर डेटा ऑन द ड्राइव और वो डायरेक्टली वहां पे ओपन कर लेते हैं जहाँ पे लेक्चर लेते हैं, तो या फिर ईमेल से उसको एक्सेस कर लेते हैं। बट समहाउ कई बार पेन ड्राइव्स आज भी लोग यूज करते हैं, या अगर यूज करना चाहते हैं, या जब ये पेटेंट लिखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो काफी लेट इसको पब्लिश किया, बट पहले जब मैंने उसको 2015 में लिखा था तब पेन ड्राइव्स वर very much of hit. Okay, so this was a business idea I thought about. So there are a couple of patents I've filed and a lot of ideas. Those people who go into research, actually दिन में 20 ideas आपको अपने आप आएंगे। इसके लिए आपको पहले तो research papers read करना शुरू करना पड़ेगा. Once you go into all this, then obviously your mind becomes trained like that. So coming to the topic prototyping, sorry, थोड़ा सा अलग हटके बात हो गई थी। तो ultimately कोई भी बिजनेस के लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए एक आइडिया चाहिए। तो व्हेन इट्स अ टाइम टू टर्न एन आइडिया इनटू अ वर्किंग प्रोडक्ट, डिजाइनर्स फर्स्ट क्रिएट द प्रोटोटाइप। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है? प्रोटोटाइप बनाना और द वर्किंग मॉडल टू एग्जामिन इट्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब आप कोई आइडिया आती है, अगर आपको सिर्फ आइडिया ही है लेकिन वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, ये तभी डिसाइड होगा जब पहले तो आप उसका प्रोटोटाइप बनाओ, उसका वर्किंग मॉडल बनाओ, और अगर वो फिजिबल है तो ही आपका एक्चुअल प्रोडक्ट भी फिजिबल होगा। अगर आपका प्रोटोटाइप ही फिजिबल नहीं है तो व्हाई टू वेस्ट सो मेनी इयर्स और even waste even couple of months also, या money is also will be involved to create that product। तो वो money और time हम क्यों वेस्ट करें जब वो चीज हमें प्रोटोटाइप और वर्किंग मॉडल में दिख रही है कि वो फेलियर होने वाली है। ओके, तो इसीलिए जैसे ही आपका आइडिया क्लिक हुआ, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज टू create a prototype। and what is a prototype? A prototype is nothing but a working model। मॉडल मतलब वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक मॉडल है। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कोई बिल्डिंग खड़ी करने से पहले उसका एक छोटा सा खिलौने टाइप जो वहां पे दिखाया जाता है आपको कि देखिए रास्ता यहाँ से जाएगा, गार्डन यहाँ होगा, आप यहाँ खड़े हो। जब आप कोई घर लेने जाते हो तो ये सब वो आपको एक आर्किटेक्चरल छोटा सा फ्लोर प्लान आजकल नहीं दिखाते, वो छोटे से बिल्डिंग्स जो उन्होंने टॉय जैसे बनाए होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ मॉडल। ओके, तो वो बना के आपको दिखाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द वेरियस प्रोटोटाइप्स कैन हेल्प यू डिसाइड which one to choose for presenting your idea to the audience or testing a feature of a new design। ठीक है, तो ये जो हम इतने सारे प्रोटोटाइप्स 10 प्रोटोटाइप्स लर्न करेंगे, उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से by the end of the lecture you should be able to analyze which prototype you should select for which problem statement। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट आप कोई प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हो तो आपका कोई एम होगा जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? in simple language, it's a working model। so prototype is a foundational process for developing a new product through the physical representation of an idea। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में है कि आपको बिल्डिंग ऐसे बनाना है, कलर ऐसे करना है, तो वो बिल्डिंग का पहले आप छोटा सा टॉय जैसा प्रोटोटाइप मॉडल बना लो। ओके, तो वो फिजिकल होगा ना, क्योंकि वो मॉडल हमें दिखेगी। फिजिकल मतलब जो चीज हम टच कर सकते हैं। So prototyping helps designers turn a concept into a functional item using basic sketch and rough materials। The prototype can be in simple drawing or rough model that helps innovators determine what they need to improve and fix in their design। तो ऑब्वियसली अगर आपको सपोज कोई स्टैचू बनाना है तो स्टैचू का पहले स्केच बना सकते हो। स्केच बनाने के बाद आप उस छोटा सा मॉडल भी बना सकते हो और फिर आप डायरेक्टली वो बड़ा सा स्टैचू बना सकते हो। तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम स्केच टू अ फ्रेमवर्क टू अ मॉडल, okay, and to a design and then to your final product। For examiners, engineers may complete a working model prototype to test a product before it is approved for manufacturing। So prototypes also offers a way to solve problems and try out new designs before moving to the stage of a finished product।
I think I should give you a little bit of homework for this particular session. So you should be able to आप net से search कर लीजिए. Of course, I've got a lecture on this on YouTube also, and in upcoming you will have a refined model of that lecture also. But right now, I want you to do this homework on your own. Okay, try to find out the difference. First of all, try to find out the definitions. What is actually, what is process, what is model, what is framework, okay, what is prototype, what is architecture, okay, what is technique, what is tool, what is algorithm, what is method, okay, what is methodologies, right? I want you to just note it down. And I as always say that you should write some short notes, especially what I write on the whiteboard, वो तो आपको miss करना ही नहीं चाहिए. You should pen down it so that next lecture से पहले आप ये revise कर लो अपने हाथों के handwriting. तो आप ये पहले, ये आपको सब एक जैसे लगते हैं. For example, what is a prototype? Prototype is a working model. Okay. Then what is a framework? And what is actually a normal model? So a model can be a non-working model and a working model also. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा डिटेल में इनके डेफिनेशंस पहले स्टडी कीजिए. तो पहले आप इनके डेफिनेशंस, फिर आप इनके डिफरेंसेस स्टडी कीजिए, क्योंकि जब आपको डेफिनेशन समझ आएंगे तो आप इनके डिफरेंसेस समझ पाओगे. लेकिन आपको इतने आसानी से ये डिफरेंसेस समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको लगेगा कि सब एक जैसे हैं. तो आप क्या करो, और फिर उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लो. ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी सपोज इंटरव्यू में, आई एम योर इंटरव्यू, आई विल से व्हाट इज द अगर मुझे एक फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल बताओ तो आप एक फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल बता दोगे. एक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल बताओ तो आप एक आर्किटेक्चर का बता दोगे. लेकिन जब आपको मैं डिफरेंस पूछूंगी ना तो यहाँ आप अटक जाओगे. तो पहले आप ये लेमैन की तरह इंडिविजुअली प्रोसेस का डेफिनेशन, प्रोसेस का एग्जाम्पल्स डिस्कस करो. ठीक है, आई शुड राइट हियर फर्स्ट. और फिर डिफरेंसेस के लिए मैं आपको एक बेटर क्या बोलूंगी, आप एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लो और उसका प्रोसेस डिफाइन करो, उसका मॉडल डिफाइन करो, उसका फ्रेमवर्क, उसका प्रोटोटाइप, उसका आर्किटेक्चर, उसका टेक्निक, उसके टूल्स क्या लगेंगे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को करने के लिए, क्या एल्गोरिथम, क्या मेथड, क्या मेथडोलॉजीज. अगर आप ये सब एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करोगे तो आपको इनके डिफरेंस और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, जस्ट टू नोट कि ये जितना भी पार्ट है ना, ये एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर आता है. ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है ये एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर आता है. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कई बार जब हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो हम ठीक है, एक और चीज आप लिख लीजिए, व्हाट इज अ सिस्टम. ठीक है, कई बार हम डायग्राम बनाते हैं फ्रेमवर्क का और नीचे लिखते हैं कि दिस इज अ सिस्टम डायग्राम ऑफ सो एंड सो. So this is wrong. So the people who actually have learned software engineering and the project managers और जो high level के researchers होते हैं, they know the difference between all these two. ठीक है, so let's not go into detail of this. आप ये homework कर लीजिए और जैसे मैंने कहा कि पहले अलग अलग examples लीजिए, बाद में solve this with one example only. एक ही problem statement लेके आप इसको ये सारा स्टडी कर लीजिए तो फिर आप डिफरेंसेस पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, और इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ कमिंग टू द टॉपिक, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रोटोटाइपिंग इज कंसर्न. ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस कम्स अंडर इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस. तो अगर आप ये लिंक क्लिक करोगे तो आपको वो भी डिटेल में मिल जाएगा, which we are going to go again in detail and we have already done a part of it in our previous lecture. So coming to the types of prototyping, so first is sketch and diagrams. तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपको किसी स्टैचू बनाना है तो आप उसका स्केच बना सकते हो. ठीक है,
देन फिर आप उसका 3D मॉडल भी बना सकते हो छोटा सा। ओके, जैसे हमने बोला कि छोटा सा आप उसका स्टैचू का छोटा सा बना दो, या तो आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका छोटा सा पहले एक छोटी सी टॉय जैसा 3D मॉडल बना दो। 3D मतलब कि आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू, ये तीनों चीजों को 3D बोलते हैं, है ना। 2D मतलब सिर्फ आपको टॉप व्यू मिलेगा, साइड व्यू मिलेगा, है ना, फ्रंट व्यू नहीं मिलेगा। 3 व्यू में से जो हम लोग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस बोलते हैं, तो कोई भी 2 व्यू मिलेंगे आपको, तीनों व्यू नहीं मिलेंगे। ओके, देन फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल मतलब एक्चुअली आपको वो चीज को जिसको हम टच कर सके, क्योंकि ये जो है ये स्केच है, तो स्केच को सिर्फ वो ऑन पेपर होगा, वो 2D डायग्राम होगा, तो इसको आप 2D भी बोल सकते हो। 3D भी आप ऑन पेपर बना सकते हो। आपने अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बच्चों को 3D में कैसे कोई ऑब्जेक्ट को दिखाना है वो आप बना सकते हो, है ना। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन फिजिकल मॉडल आप एक्चुअली उसको एक छोटा सा टॉय जैसा डेवलप कर सकते हो, ठीक है। So as I always say that IIT students are not different, but they always, try to go into depth of any topic. तो आई एम गिविंग यू गाइडलाइंस कि ये जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक आपको ये भी चीजें ये करनी है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि 2D है ना 3D। तो अगर सपोज आप एक क्यूब करते हो, तो क्यूब का आप अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको सिर्फ अगर आप 2D को ड्रॉ करते हो तो ये आपका क्यूब है, तो ये आपका 2D हो गया, ठीक है। तो ये आपने स्केच बना दिया। लेकिन अगर आपको क्यूब का 3D जो करना है, तो ये भी आप ऑन पेपर कर सकते हो और आप इसको 3D की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट दिस इज स्टिल ऑन पेपर। जो थर्ड जो कैटेगरी था फिजिकल, उसमें आप एक क्यूब एक छोटा सा, चाहे आप पेपर से बना लो, चाहे आप खड्डे से बना, कार्डबोर्ड से बना लो, चाहे किसी क्रिस्टल से बना लो, चाहे ग्लास से बना लो, लेकिन आप छोटा सा फिजिकल इसको बनाओगे जिसको हम टच कर सकते हैं। Okay, so that I was trying to highlight the difference between 2D, 3D and your physical model. Okay, then comes the wireframe. Wireframe acts as a digital diagram or the layout of the product. Okay, तो wireframe मतलब एक्चुअली जो अभी हमने ये देखा, तो ये इसके जो बॉर्डर्स होंगे ना, ये सिर्फ दिखाए जाते हैं, तो इसको वायरफ्रेम बोलते हैं, मतलब सिर्फ जो आउटर लुक होगा, ठीक है। तो अगर सपोज हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसे ये करी है एक डायग्राम, इसका जो सिर्फ आउटलाइन होगा ना, ये आपको दिखाया जाएगा। कई बार आपने कोई एप्स आप प्ले स्टोर पे भी देखो स्केचेस, तो स्केच में आपको पूरा नहीं दिखाते हैं, सिर्फ आउटलाइन दिखाते हैं, ठीक है। लता मंगेशकर की जब अभी डेथ हुई थी रिसेंटली, तो लता मंगेशकर के ऊपर काफी वायर फ्रेम्स बनाए गए थे, यानी सिर्फ आउटर स्केच। इवन महात्मा गांधी के ऊपर काफी वायर फ्रेम सिर्फ आउटर स्केच बने हुए हैं। ओके, तो इनर डिटेल्स नहीं होता है, सिर्फ उनका आउटलाइन होता है। लेकिन ये पर्सनालिटीज इतनी लोगों के आंखों में इतनी डीप हो चुकी हैं कि उनके सिर्फ आउटलाइन से ही हम उनको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। Okay, that's very interesting. So wireframe is one thing which you can apply in your software project also. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इस हर मॉडल के ऊपर एग्जाम्पल्स लेके नेट से इसको और डेप्थ में स्टडी करें, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, सो आई रिकमेंड कि साइट को गो थ्रू करते वक्त आप एक एक लिंक को थोड़ा क्लिक भी कीजिए। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन इज नथिंग बट कि आप जो भी बना रहे हैं ये मॉडल्स को, ये आप एक यूजर के तौर पे कि यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उस हिसाब से आप डिजाइन कीजिए कि उनके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। एज अ ह्यूमन सेंट्रिक मीन यू हैव टू थिंक ह्यूमन एज योर क्लाइंट एंड नॉट एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ सिस्टम। तो योर स्टेक होल्डर्स, योर एक्टर्स वुड बी योर ह्यूमंस। तो आपकी पूरी डिजाइन भी ह्यूमन सेंट्रिक पे होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये एक अपने में एक सब्जेक्ट है, सो वी वोंट गो इनटू डिटेल, बट जब भी आप कोई डिजाइन करें तो आप ह्यूमन एस्पेक्ट देखें। जैसे अभी मैंने कहा कि 5 फ्रेम में लता मंगेशकर के ऊपर आउटलाइन बनाया तो इमीडिएटली कनेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप मेरा आउटलाइन बनाएंगे तो दोज पीपल हु नो मी कैन ओनली अंडरस्टैंड, नॉट अ लेमैन। ओके, तो उसमें फिर आपको शायद फिजिकल मॉडल यूज करना पड़े अगर मेरे लिए करना है, या 3D स्केच, या इवन मेरा 2D स्केच भी चल जाएगा। लेकिन वायर फ्रेम उन्हीं लोगों के लिए यूज होगी जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है।
So role play through virtual or augmented reality. So this is another type. So certain designs benefit from visualization to like virtual or augmented reality. Augmented reality मतलब कई बार आपको घर अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको पूरे फ्लैट का एक वीडियो शेयर किया जाता है, तो ठीक है, जो कि कई बार एनिमेटेड फॉर्म में होता है। एनिमेटेड फॉर्म में इसलिए क्योंकि अभी तक वो घर बना नहीं है, क्योंकि वो स्कीम तो अंडर डेवलपमेंट है, वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ प्रोटोटाइप बना है, खड्डे खुदे हैं, वहां पे लैंड है, अभी उसका सिर्फ छोटा सा टॉय टाइप मॉडल दिखाया है, लेकिन वो फ्लैट अभी बना नहीं है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन आपको फ्लैट कैसा दिखेगा ये एक एनिमेशन के तौर पे आपको दिखाया जाता है। कई बार बहुत सारी चीजें आपको एनिमेटेड तौर पे दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल तो बहुत सारे सलून्स में आप हेयर कट करने के बाद कैसे दिखने वाले हो वो भी आपको दिखाया जाता है, तो एक एनिमेशन आपका बनाया जाएगा जहाँ पे आप कैसे दिखोगे, और आपको पूरा रोटेट करके दिखाते कि पीछे से आप कैसे दिखोगे आपके हेयर स्टाइल के बाद, फ्रंट व्यू में, बैक व्यू में, साइड व्यू में। सो दिस इज नथिंग बट एन ऑर्गुमेंट रियलिटी, मतलब वो वीडियो रियलिटी का नहीं है, उसे एनिमेट करके आपको रियलिटी दिखाई जा रही है, तो वो भी आप एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल की तरह यूज कर सकते हो। देन इज द फीजिबिलिटी। तो फीजिबिलिटी में आप feasibility prototypes are used to test certain features that are added at later stage in the design process. Okay, I'll repeat. Feasibility prototypes are used to test certain features that are added at the later stage in the डिजाइन प्रोसेस। तो आप कुछ फीचर्स को ऐड कर सकते हो लेटर आपके प्रोटोटाइप में। एक सिंपल प्रोटोटाइप अभी बनाओ, जैसे जैसे डिजाइन फॉरवर्ड होगा आप अपने फीजिबिलिटी सर्टेन फीचर्स को आप ऐड करते जाओ। तो अगर आपके प्रोटोटाइप में वो आपने उसको ऐसा डिजाइन किया है कि बाद में आप फीचर्स को ऐड करने की फैसिलिटी रख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फीजिबिलिटी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सारे मॉडल्स में वो जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग बना दिया, तो बिल्डिंग को आप फीजिबिलिटी मॉडल में नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी बिल्डिंग का प्लान बन चुका है ना, तो आप उसमें और 4 फ्लैट्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ज्यादा ज्यादा आप 3 BHK को कट करके 2 BHK कर दोगे, 2 BHK और 1 BHK को कर दोगे, लेकिन आप ढांचे को चेंज नहीं कर सकते एक बार आपका प्लान रेडी हो गया तो। लेकिन अगर पूरा प्लॉट है आपका, तो प्लॉट में अगर आपका भी काम शुरू नहीं किया गया है, तो आप बिल्डिंग के साइजेस को चेंज कर सकते हो। कहीं अगर आपने 10 स्टोरीड करी है, कई बंगलोज किए हैं, कहीं 2 स्टोरीड करी है, कहीं 4 स्टोरीड करी है, वो आप डेफिनेटली बाद में उस चेंज कर सकते हो। आप बाद में अगर आपके पास कोई खाली जगह है तो वहां पे आप उनको स्विमिंग पूल दे सकते हो, उस पूरे इसमें कमर्शियल आप उनको एक जोन दे सकते हो, तो ये सब आप एडिशनल डाल सकते हो। तो दैट्स व्हाई द एंटायर प्रोजेक्ट कैन बी अ फीजिबिलिटी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। लेकिन एक सिंगल बिल्डिंग को आप फीजिबिलिटी नहीं कर सकते क्योंकि एक बार बिल्डिंग का ढांचा बन गया तो फिर आप उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग्स हो गई, कुछ आप प्लेटफॉर्म किचन का अगर आपको फेसिंग चेंज करनी है, विंडोज चेंज करनी है, विंडोज आप पोजीशन नहीं चेंज कर सकते एक बार प्लान बन गया तो, लेकिन आप विंडो के ग्रिल्स चेंज कर सकते हो, विंडो के कलर्स चेंज कर सकते हो, तो ये सब फीजिबिलिटी प्रोटोटाइपिंग मॉडल के सेक्शन में ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज द वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल प्रोटोटाइप अलाउज यू टू टेस्ट द आइडिया ऑन द वर्किंग प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअली आपका पूरा प्रोडक्ट ही है, तो आप पूरे प्रोडक्ट को भी आप एक प्रोटोटाइप बोल सकते हो। Then video prototype. Video prototypes are often used to present a prototype in the form of an animated video. Okay, so that is a video prototype. What is the difference between virtual this augmented reality? मतलब जो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है उसको आप वर्चुअल, मतलब जो चीज है नहीं, ठीक है। whereas जो वीडियो प्रोटोटाइप है वो वीडियो आप एक्चुअली लाइव चीज का, मतलब प्रोडक्ट का ही आप वीडियो बना रहे हो। Okay, so that is a difference. Horizontal prototype shows a design from the user end. Okay, whereas vertical prototype it is digitally created to improve the database design. Okay, तो बैकएंड पे जो लोग काम कर रहे हैं वो वर्टिकल प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे, और जो यूआई पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो ऐप है वो दिखने में कैसा होगा, तो वो लोग हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप को यूज करना चाहिए। Now how to choose a prototype?
So before creating a prototype, a designer or an engineer needs to consider to overcome what they need to test. Okay, so this is, ये हमारा मंत्र है यहाँ पे. कोई भी प्रोटोटाइप को कैसे चूज करना है तो इस लाइन को आप नोट कर लीजिए. ठीक है, तो आप प्रोटोटाइप डिजाइन करते वक्त आपका आउटकम क्या होने वाला है और आप उसको टेस्ट कैसे करने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक फ्रिज डिजाइन करनी है, ओके, तो फ्रिज में मुझे आउटकम क्या होगा कि मेरा कूलिंग अच्छा होना चाहिए, और मैं कूलिंग का, और मैं फ्रिज को टेस्ट कैसे करूंगी कि उसकी कूलिंग प्रॉपर है, उसका उसको इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा नहीं लग रहा है, जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो क्या वो सस्टेन करेगा, या उसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन में उसकी बैटरीज लो हो सकती है, अंदर जो बल्ब का सिस्टम है वो कौन सा बल्ब लगने वाला है. तो वो टेस्टिंग जो भी चीजें होगी, ये सब टेस्टिंग के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि इन 10 में से आप कौन सा यूज करोगे. तो ऑब्वियसली फ्रिज में आपको डेटाबेस डिजाइन तो लगेगा नहीं. ऑफ कोर्स उसमें हॉरिजॉन्टल डिजाइन आप यूज कर सकते हो क्योंकि फ्रिज का लुक अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग लुक से ज्यादा फीचर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे. तो इसीलिए आप फ्रिज को फिजिबिलिटी के तौर पे आप प्रोटोटाइप यूज कर सकते हो. ठीक है, आप उसको फिजिकल मॉडल की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्रिज जब आप फिजिकली लाइव जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि उसकी फ्लक्चुएशंस क्या होंगी, है ना, वो कितना वोल्टेज ले पाएगा, कितनी कैपेसिटी उसकी उसमें वो लोड टॉलरेट कर पाएगी. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप फ्रिज डिजाइन कर रहे हो तो आप फिजिकल मॉडल इनकॉर्पोरेट करो. आप फिजिबिलिटी डिपेंड करता है अगर आप उसको रिसर्च के तौर पे लेना चाहते हो, और आप उसको हॉरिजॉन्टल मॉडल भी ले सकते हो, पर हॉरिजॉन्टल एक्स्ट्रा रहेगा, पर फिजिकल मॉडल कंपलसरी रहेगा. तो ये डिपेंड करेगा. तो ये बहुत अच्छा मंत्र है जो हमने बताया कि आपको कौन सा प्रोटोटाइप यूज करना है, उसके लिए आप आउटकम पहले उसका सोचिए और उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे वो सोचिए. ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा प्रोटोटाइप यूज करना है. So if they simply try to make a basic model that takes the design of the paper, they can work with less attention to detail. So designers also need to consider who will see the prototype. तो ये भी चीज आपको नोट करनी है. तो पहला पॉइंट ये है, और सेकंड पॉइंट कि designers also need to consider who will see the prototype. So if the prototype is for sales representation or a meeting with upper level management, it will be need to functioning with a clean and a easy to understand design. ठीक है. For example, a software engineer may work with a wireframe when their team but will create an animation for the user interface. तो किसको कौन सा प्रोटोटाइप दिखाना है, इसके लिए भी आप अलग अलग प्रोटोटाइप्स डिजाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप यूजर इंटरफेस पे काम कर रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो और एनिमेशन वाला भी ले सकते हो. अगर आप डेटाबेस डिजाइनर्स से इंटरेक्ट कर रहे हो आपकी टीम से, तो आप वर्टिकल डिजाइन भी प्रोटोटाइप मॉडल यूज कर सकते हो. अगर आप क्लाइंट के साथ बात करना चाहते हो तो आप फिजिकल मॉडल यूज करो. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ बात कर रहे हो तो आप वायर फ्रेम यूज करो. इनफैक्ट क्लाइंट के साथ आप ऑगमेंटेड रियलिटी वाला भी यूज कर सकते हो एट द इनिशियल स्टेज, और लेटर स्टेज पे आप फिजिकल मॉडल, जब आप हैंड ओवर पे जाओगे तब आप फिजिकल मॉडल भी यूज कर सकते हो. So what are the tips for recommendations for creating and using prototypes? Consider the conditions. Okay, so I want you to read all this. This is very easy, but if you will read it, then you will understand. I'll give you 2 minutes. Okay, so consider the conditions. तो आपको environmental aspects देखने होंगे कि अगर आपका जो प्रोटोटाइप है, when it goes for testing, so there might be some outside environment variables. Okay, for example, there might be outside of testing conditions in a lab or a controlled environment. So you may also need to test prototypes in the ways that would account different types of use and wear. Okay, तो आपको different conditions को भी consider करके उस प्रोटोटाइप का टेस्टिंग करना पड़ेगा. Okay, so you can also ask the client to let you know about those environmental conditions, limitations. Okay,
क्योंकि शायद आपको ना समझ में आए, उनको समझ में आएगा। तो आप उनसे इंटरेक्ट करके एसआरएस के वक्त ये कंडीशंस ड्रॉ लाइन कर सकते हो। Next is change things if necessary. So if you create a prototype that reveals the design flow, move back to an earlier model of design. So make any needed changes and start again with the new prototype. तो आप उस प्रोटोटाइप को फ्लेक्सिबल रखिए कि उस डिजाइन को आप कपल ऑफ टाइम्स री इंजीनियर कर सको, री मॉडिफाई कर सको. डोंट स्टिक टू जस्ट वन डिजाइन एंड स्टार्ट कोडिंग. ओके, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जितना आप डिजाइन को अडेप्टेबल मोड में लेके जाओगे उतना आपका बेटर प्रोडक्ट बनेगा. Change things if necessary. Okay, so third is think about safety. Obviously safety is a very big measure. अगर आप फ्रिज डिजाइन कर रहे हो और आपका लो वोल्टेज हो गया तो हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो आपकी वायर ब्लास्ट भी हो सकती है. तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. तो या तो आपका अगर उतना फ्लक्चुएशन नहीं हैंडल हो रहा है तो आप फ्रिज को बंद ही ऑटोमेटिकली करवा सकते हो. तो ये एक सेफ्टी मेजर हो सकता है. अगर सपोज कभी कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो कैसे हैंडल होगा, ये आप देख सकते हो. तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, उसके सेफ्टी को आपको हैंडल करना है. सो वो प्रोटोटाइप आर द वे ऑफ चेकिंग टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डिजाइन. तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर न सेफ्टी, क्योंकि उसमें आप लाइव जाओगे तो उसमें रिस्क होगा, तो इसीलिए कई बार प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग होती है. अगर कोई एयरक्राफ्ट बना रहा है तो डायरेक्ट एरोप्लेन को जब लाइव लेके जाओगे और अगर क्रैश हो गई तो पहले प्रोटोटाइप पे ही उसकी टेस्टिंग की जाती है. ओके, सो फॉर डिजिटल वर्क्स दिस कैन लीड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स एंड हैकर्स. तो ये भी एक मेजर है कि सेफ्टी का मतलब वो भी है कि आपको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है. Physical models need to test functionally for users to ensure safety as well. Okay, so involve the team. Assembling a prototype with a team input is important from the beginning. ठीक है, तो assembling a prototype with team input, क्योंकि प्रोटोटाइप को कंटिग्यूस, अगर आपने प्रोटोटाइप का, हमने ऑलरेडी एक लेक्चर सारे मॉडल्स के लिए हुए हैं, वहां पे आपको डायग्राम दिख जाएगा प्रोटोटाइपिंग का. इट्स लाइक अ सर्कुलर वे. ओके, तो इसीलिए प्रोटोटाइपिंग इट्स एन इटरेटिव, मतलब आपका डिजाइन जो है आप बार बार उसको रीमॉडिफाई आपने करना चाहिए. ठीक है, जो कि वाटरफॉल मॉडल में एक बार, लीनियर मॉडल में और वाटरफॉल मॉडल में ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आप टीम को बार बार इन्वॉल्व कीजिए. मींस इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी अगर कोई टेस्टिंग के वक्त एरर है तो आप डिजाइन टीम के साथ वापस से उनको कनेक्ट कीजिए. अगर डिजाइन टीम में कुछ एरर है तो आप डिजाइन टीम एनालिसिस टीम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी और इम्प्लीमेंटेशन के टीम के साथ भी कनेक्टिविटी रहेगी. Yes, so teammates can spot different areas for improvement and work together for solutions. So in simple way, I'll just tell you that the phases of software engineering design, as we already discussed, requirement gathering, okay, analysis, design, coding or implementation, testing, and maintenance. ये अब आपको लर्न ही हो गया होगा. तो कहने का तात्पर्य ये कि देयर माइट बी सेपरेट टीम वर्किंग ऑन दिस, सेपरेट टीम वर्किंग ऑन दिस, सेपरेट टीम ऑन दिस. स्पेशली इन इंक्रीमेंटल मॉडल हमने देखा था कि आप हर मॉडल को अलग अलग टीम्स में स्पेशलाइजेशन में कर सकते हो. रैड मॉडल में तो आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होने की वजह से आप साइमल्टेनियसली काम करा रहे हो. ओके, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, यू कैन गो थ्रू दिस previous lecture. Okay, I'll share you all the interrelated lectures for compatible to this lecture, so you can see that in the description box and go through that recordings once again. So these all can be handled by one team, or this can be handled by different expert teams. Okay, तो एक बार डिजाइन हो गया, उसके बाद में आप, हमने लास्ट टाइम कहा था कि हर मॉड्यूल के बाद एंड में हम टेस्टिंग करेंगे. ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग हम कोडिंग के बाद करेंगे, बिकॉज वी कैन एंड अप टू डिजास्टर. ओके, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या है कि हर मॉड्यूल के बाद टेस्टिंग होती है. तो अभी तक तो प्रोडक्ट बना नहीं, तो एनालिसिस के बाद टेस्टिंग कैसे होगी?
तो प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग होगी। तो एनालिसिस के अपने एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स होंगे, डिजाइन के वक्त अपने एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स होंगे, कोडिंग के वक्त तो सॉफ्टवेयर ही होगा, और टेस्टिंग करते वक्त तो आप लाइव अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही, क्योंकि टेस्टिंग के पहले आप अपने सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करोगे, टेस्टिंग के बाद आप डिप्लॉय करोगे, और डिप्लॉय करने के बाद वापस से आप टेस्ट करोगे। तो कहने का यहाँ पे what we were trying to focus that you should involve team over here, so they should be interrelated, कि डिजाइन टीम में अगर कुछ डिफेक्ट आया तो वो एनालिसिस टीम को कांटेक्ट कर सकती है, और ऑब्वियसली डिजाइन टीम के पास अगर कोई डिफेक्ट कोडिंग टीम से आया है तो डिजाइन टीम शुड बी इंटरेक्टिव विद बोथ द टीम्स, एनालिसिस एंड कोडिंग. Coding team should be interactive with both design team and analysis. Okay, testing team should be interactive with both coding team and maintenance. Analysis team would be interactive with both this team and this team. Okay, so they should be interacting so that a better product comes out. Okay, things should be sorted in a timely manner and in an expertise way. Okay, because if there is a defect in the design comes from the coding, but design people do not understand where that defect is, so it can obviously they can contact to the analysis, because it might happen that वो उनको analysis teams analysis prototype में defect से यहाँ पे आया होगा और वो ये लोग locate नहीं कर पा रहे होंगे. ठीक है, तो इसलिए ये interaction काफी ज्यादा जरूरी है. So any doubts from the participants? Yes. If there are no doubts, that we would end the lecture. Okay. So thank you very much for your patience listening. Okay. We were discussing about the topic prototyping model. Prototyping model को in short में हमने पहले discuss किया हुआ है. Today our focus was to discuss about the 10 types of prototyping model and their importance. Okay. Just to brief, it's an iterative model. Okay, so thank you once again for your patience listening. This is Dr. Aisha Butalia signing off from this lecture. Have a nice day.